ठीक है, तो आज एक नई शुरुआत होने जा रही है चैप्टर की, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब देखो, ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत पास है, अच्छे से पढ़ाऊँगा, ढंग से पढ़ लेना, नोट्स वोट्स निकाल लेना। इम्पोर्टेंट बहुत है, क्यों? क्योंकि इस पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, डोमेन रेंज, तुम्हारे फंक्शंस आएंगे, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि 12th में ऐसा का ऐसा काफ़ी पार्ट है और इससे 1 मार्कर्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। 1 मार्कर्स तो अब हर जगह आएंगे, ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह से कैलकुलस जो होगा, जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करोगे, उसकी एक बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस जैसे कुछ हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स होता है, सिंपल। ये सब चीज़ें तुम्हारी एक फाउंडेशन ले करती हैं कैलकुलस के लिए, जो एक्चुअली मतलब मेन पार्ट है 11th और 12th का। ज्योमेट्री में कम यूज़ है, लेकिन फिर एग्जांपल्स रिलेशन और फंक्शन के हर जगह आते हैं। तो ठीक है, हेडिंग डालेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, नाम सबसे पहले। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कोई चीज़ जो लिंक कर रही है। तो मतलब एनसीईआरटी की अगर लैंग्वेज पढ़ोगे, जो कि जनरली नहीं पढ़ते बच्चे, ए और बी अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट में अगर कोई एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक मुझे दिखता है, तो वो इन दोनों सेट्स को रिलेट करता है, और इसी रिलेट करने वाली चीज़ को रिलेशन बोलते हैं। तो ए इज रिलेटेड टू बी हो गया, इसको लिखोगे ऐसे कुछ, या ए क्रॉस बी, ए और बी का रिलेशन। अगर ए के एलिमेंट्स ऐसे कुछ हैं, 1 2, गिनती भूल गए भैया, 1 2 3 नंबर्स हैं, और इसके हैं ए बी सी डी। तो मेरा रिलेशन जैसे आर अगर मैं कह रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा। मतलब रिलेशन को डिफाइन करोगे सबसे पहले कि इन दोनों में रिलेशन है क्या। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका रिलेशन। अब रिलेशन को लिखने के, जैसे सेट को लिखने के दो तरीके होते थे। एक होता था क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर क्या होता था? सेट बिल्डर होता था कि इस सेट में x है, x कौन है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू 4 से 7 सपोज। तो इसमें क्या सेट ऑफ नंबर्स आ जाता था। इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो ये हो जाता था 4 5 6 7, है ना। दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, A1 B के साथ 2 है, C के साथ 3 है, और आगे जा रहा है। तो ये चीज क्या है? बेसिकली ये रिलेशन एक्चुअली B क्रॉस A टाइप की चीज हो गई, क्योंकि यहां पे इसका ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपका रिलेशन, अगर जैसे मैंने कहा कि मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मेरा रिलेशन ये सेट बिल्डर, एस बी सेट बिल्डर है। रोस्टर फॉर्म आर और ओ लिखा है मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? आपका एक एक्स कॉमा वाई रिलेशन आएगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स, अगर मैं कोई रिलेशन ले लूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और मेरा जो एक्स है वो बिलोंग्स टू 1 से 3, ये एक रिलेशन है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, एक्स कॉमा वाई जो है वो मेरा रिलेशन है, कि मैं एक्स की वैल्यू इनपुट करता हूँ, वाई की वैल्यू मेरे को आउटपुट मिलती है। इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है ना।
बहुत ही बढ़िया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, रिलेटेड है ना वो इक्वालिटी साइन से। तो x में एक इनपुट करता हूं, y मेरा आउटपुट है, और x जो है दैट इज नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता हुआ, और जो मेरा x है वो 1 से 3 में बिलोंग करता है। तो इससे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? रोस्टर फॉर्म में मुझे बेसिकली इन एक्स वाई को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने इन एक्स को यहां डिफाइन किया था, यहां पे डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया। बहुत बड़े सेट्स में सेट बिल्डर आसान होता है, और बहुत छोटे सेट्स के लिए डिफाइन करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और सिंपली लिखना आसान होता है। इसमें क्या है, x कॉमा वाई लिखना है मुझे। x मेरा 1 2 3 है, इतना तो दिख गया, तो यहां 1 आ गया, है ना। 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। x की वैल्यू सबसे पहले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है। और x कैसे रिलेटेड है y से? वो जी x जो है वो y का स्क्वायर के बराबर है ना। तो या इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। 1 है, 1 इज, अगर y मेरे को अब y लिखना है यहां, है ना, यहां पे अब y लिखना है, ये x कॉमा वाई तो था। अगर मुझे y लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3, अच्छा ठीक है, y और ये x, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, y जो है वो x का स्क्वायर है। तो ऐसे बेसिकली तुम अपने रिलेशंस को नोट ऐसे करते हैं, मतलब ये तरीका है एक तरह से लिखने का, ठीक है। अब अगर अभी तो क्या किया हमने, रिलेशन निकाला A क्रॉस B डिफरेंट सेट्स पे। अगर मैं कहूं कि वो रिलेशन अपने आप पे ही होगा, मतलब कि अगर मेरे पास एक सेट है A और A सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A से अपने आप को रिलेट करता हुआ रिलेशन है। मतलब ये चीज जो है ये हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से एक बार रिलेट करेगी। सेट होगा एक, उसमें क्या हो जाएगा? अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये भी पता है कि मेरा जो x है वो 1 2 या 3 होगा, और जो मेरा y होगा, मतलब अगर मेरे यहां पे 2 हैं 2 सेट्स, मतलब x कॉमा वाई टाइप का होगा, मतलब कि यहां पे समथिंग कॉमा समथिंग का सेट बनेगा, है ना। अगर मेरे पास 3 सेट्स हैं, मतलब कि ऐसा x कॉमा वाई कॉमा जेड बनेगा। ये कैसा केस होगा? ये तब होगा जब आपने a क्रॉस a लिया। 2 फंक्शन को रिलेट कर सकते हो, 3 फंक्शन को भी तो रिलेट कर सकते हो। रिलेशन क्या है बेसिकली? अगर कोई a इज फादर ऑफ b है, तो x कैन बी मदर ऑफ b, है ना। तीसरा भी तो रिलेशन आ सकता है, ठीक है, तीसरा रिलेशन भी आ जाएगा। एग्जाम्पल था ये। 3 जब सेट्स होंगे तो आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे हर रिलेशन के सेट में। इसमें क्या होगा, इसमें अच्छा ये भी डिस्कस करेंगे, चलो। इसमें क्या होगा, a क्रॉस a है, मतलब 1 के साथ सबसे पहले एक चूज कर लो 1, ठीक है। 1 के साथ 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा। अगला, अब मैं 2 सेलेक्ट कर रहा हूं, 1 छोड़ा 2 ले लिया। 2 के साथ 1 आया, 2 के साथ 2 आया, 2 के साथ 3 आया, और अब 3 पकड़ लिया। 3 के साथ 1 आया, 3 के साथ 2 आया, और 3 के साथ 3 आया। तो ये मेरा रिलेशन है a क्रॉस a का।
अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास A क्रॉस A की वैल्यू निकालनी है और मेरा जो A है वो है 1,2। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना बदला है कि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2 एलिमेंट मतलब 1 लिया 1,2, नहीं 1,1 पहले, फिर 1,2, 2 लिया 2 के साथ 2,1 और 2,2, 4 एलिमेंट है। तो इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, मुझे ये कॉमन दिख रहा है, ये दोनों स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स किसके हैं? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 2 क्या था, यहाँ पे 3 क्या था? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन n स्क्वायर, और ये रिलेशन कौन सा है? ये है सेल्फ रिलेशन। मतलब कि अगर एक मेरे पास सेट A है तो उसके साथ ही उसको खुद रिलेट किया है अपने आप से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेल्फ रिलेशन n स्क्वायर है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तुम्हें डायरेक्टली पूछ देंगे कि एक सेट है कुछ x y या z कुछ भी नाम, और उसमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 17 या 23 कुछ। कैलकुलेट करो, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 23 का 529 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लोगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी ये खत्म हो जाएगी, फटाफट खत्म कर देंगे इसको। x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। ये रिलेशन गिवन है, x और y निकालना है। आंखें बंद करके, तुम्हें ये सब नहीं भी पता होगा तो भी ये कर लोगे कि जी ये x वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वेट करने हैं मुझे। ठीक है, कर दो। x/3 + 1 = 5/3, मतलब करते हुए शर्म आ रही है यार। x/3 = 2/3, 3 ने 3 को मारा, x = 2, ये बढ़िया आंसर आ गया। y वाला, y-2/3 = 1/3, y = ये इधर गया 1/3 + 2/3 1। तो x, y = 2, 1। रिप्रेजेंटेशन देख लो, x, y जैसे कार्टेशियन सॉल्यूशन प्रेजेंट करते थे ना, वैसे प्रेजेंट करना है। x, y = 2, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब गड़बड़ क्या आती है इन क्वेश्चंस में? सेट्स याद है सबको? याद ही होना चाहिए यार, पहला चैप्टर था। हाँ, सेट्स की मैंने कहा था आगे जाके एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और वो सब। करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है कि A = ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया। A सेट गिवन है मेरे को 1,2 है, B 1 2 3 4 है, C 5,6 है, D 5 6 7 8 है। टिपिकल सेट्स वाला क्वेश्चन है। प्रूव क्या करना है कि A क्रॉस A का रिलेशन विद B इंटरसेक्शन C = A क्रॉस B इंटरसेक्शन। रिलेशन कैसे? रिलेशन अभी हमने निकालना सीखा, एक x का एलिमेंट होता है, एक y का एलिमेंट होता है। ये एक सेट A से है, ये एक सेट B से है। ऐसे करके इसके पूरे लिखने हैं, इस वाले के पूरे लिखने हैं,
और होपफुली इक्वेट करके देखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले लो अभी, LHS। LHS मुझे क्या कह रहा है कि A का रिलेशन विद B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन क्या होता था? इंटरसेक्शन ये होता है कि एक एलिमेंट, एक सेट मेरे पास है, एक दूसरा सेट है, उनमें जितना भी कॉमन होता था, इंटरसेक्शन बेसिकली ये डिनोट करता था जो कॉमन वाला पार्ट है, ये कॉमन वाला पार्ट इन दोनों में नल सेट है। क्यों? क्योंकि B इंटरसेक्शन C फाई देगा, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। A के साथ अगर मैं रिलेट करूं B इंटरसेक्शन C, ये चीज फाई है, तो मतलब मुझे रिलेशन एम्प्टी सेट का मिलेगा, क्योंकि ये सेट खाली बताया ना, इसलिए होगा क्योंकि B इंटरसेक्शन C एम्प्टी है। ठीक है, अब A क्रॉस B, RHS पे आ जाओ। A क्रॉस B यानी कि A क्रॉस B, A क्रॉस B, इसमें क्या सेट्स आएंगे? ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं A क्रॉस B को, फिर हम लिखेंगे A क्रॉस C को, और इंटरसेक्शन कॉमन वाले बाद में निकाल लेंगे। A क्रॉस B ये क्या होता है? 1, पहले 1 पकड़ लिया, कॉमा 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4। A का पहला एलिमेंट हो गया, B के सारे हो गए इसके साथ। 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। ठीक है, ऐसे ही मुझे अब क्या लिखना है? A इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A और C का, यानी कि A का पहला एलिमेंट पकड़ा 1, उसके साथ 5 है, C का पहला और C का दूसरा 6, 2, 5 और 2, 6 है ना? ये दोनों आ गए। अब क्या हुआ था, हमने देखा था इंटरसेक्शन में हमेशा लाइक टर्म्स कॉमन पकड़ते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है तो मैं इसको इस 1 के साथ नहीं कॉमन ले सकता, क्योंकि ये 1 जो है ये दिखने में सिर्फ 1 है, लेकिन एलिमेंट तो ये पूरा है। और अगर ये एलिमेंट एक पूरा एलिमेंट है तो मैं इसका कोई पार्ट, सेट क्या है? सेट बेसिकली 1, 1 और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का पार्ट है, तो मैं इस एलिमेंट को नहीं तोड़ सकता। इस एलिमेंट के कुछ पार्ट को इस एलिमेंट के कुछ पार्ट के साथ कॉमन लेना गलत है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं पूरे के पूरे एलिमेंट 1, 1 इसमें नहीं है, 1, 2 इसमें नहीं है। बेसिकली मेरे को पता चल रहा है कि इनमें से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एंड में 5 6 5 6 है, 5 6 5 6 कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें भी अगर इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये मुझे 5 सेट यील्ड करेगा। और ये चीज़ इधर भी आ रही थी, प्रूव हो गया। बहुत ही अच्छा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। मतलब A और C का जो रिलेशन है वो एक छोटा रिलेशन है B क्रॉस D से। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि A और C दोनों छोटे छोटे हैं और B और D दोनों बड़े सेट्स हैं, और इन दोनों के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो पहले A क्रॉस C कैलकुलेट करके देखते हैं। A क्रॉस C क्या हो जाएगा? बड़ा सेट, उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? A क्रॉस C का 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 1 के साथ 6 और 2 के साथ 6। ठीक है, ये A क्रॉस C आ गया। अब मुझे प्रूव करना है कि B क्रॉस D के अगर मैं सारे एलिमेंट्स यहां लिख दूं, उसका कुछ पार्ट ये चीज बनाती है। सबसेट का यही तो मतलब होता है, एक बड़ा सेट था और उसका एक छोटा पार्ट ये वाला है। ठीक है,
RHS या सीधा B क्रॉस D। B क्रॉस D क्या है? ये वाला सेट B, पहला 1 के साथ 5 6 7 8, 5 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ 8, बंद नहीं होगा अभी और चलेगा ये। 2 के साथ चारों 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। 3 के साथ सारे 5, 3,6, 3,7, 3,8, बंद अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 भी है। 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, ये सेट आ गया। अब ध्यान दो, पूरे के पूरे एलिमेंट्स में इसमें से निकाल के यहाँ लिख सकता हूँ। 1,5 ये रहा, 2,5 ये रहा, 1,6, 2,6। ये सेट बड़ा है, ये सुपर सेट है, और ये चीज सबसेट है क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है, प्रूव हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज से। डोमेन और रेंज आई थिंक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन तुम्हारा इनपुट और रेंज आउटपुट का जो सेट होता है, फंक्शंस की बेसिकली फाउंडेशन ले करता है। तुम्हारे कैलकुलस में 12th में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, और मतलब ये एक ऐसा टूल है कि तुम जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, डोमेन रेंज देख के कुछ ऑप्शंस ही कैंसिल कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।